नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और ऐतिहासिक उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी लाला तिकड़मी लाल। ये कहानी बहुत ही शानदार और मनोरंजनपूर्ण कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। उस दिन एक विराट कवि सम्मेलन था और कवि सम्मेलन के सभापति थे ठाकुर नाम कमावन सिंह। ठाकुर नाम कमावन सिंह एक बहुत बड़े जमींदार थे, अगाध संपत्ति के स्वामी और पूरे कलाकार। संगीत और चित्रकला से उन्हें रुचि थी, अन्य कलाओं से भी अनुराग था। एक दिन हिंदी कवियों के भाग्य खुल गए। ठाकुर नाम कमावन सिंह ने यह तय किया और बातों पर जहां लाखों रुपया खर्चा हो जाता है, वहां कुछ थोड़ा सा साहित्य पर भी खर्च होने में कोई हर्ज नहीं। साहित्यकारों के हाथ में ख्याति की बागडोर है, उनकी खातिरदारी से लाभ ही हो सकता है। ठाकुर नाम कमावन सिंह ने पत्रों में सूचना निकाल दी कि हिंदी में कविता की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखने वाले को वो 500 रुपये का पुरस्कार देंगे। प्रत्येक पुस्तक की 7-7 प्रतियां आनी चाहिए। पुस्तकें पहुंचने लगी और पुस्तकों के साथ साथ पहुंचने लगे कवियों में ठाकुर नाम कमावन सिंह को प्रसन्न करने की होड़ लग गई। किसी ने नाम कमावन बावनी का निर्माण किया और किसी ने नाम कमावन वंदना बनाई। किसी ने ठाकुर नाम कमावन सिंह की कुबेर से उपमा दी और किसी ने ठाकुर नाम कमावन सिंह को नवयुग का प्रवर्तक कह डाला। ठाकुर नाम कमावन सिंह को चित्रों के साथ उनके जीवन चरित्र पत्रों में प्रकाशित हुए, उनकी प्रशंसाएं लिखी गई और उनका गुण गाया गया। अंत में कवियों ने मिलकर उन्हें कवि सम्मेलन का सभापति भी बना दिया। मंच पर सभापति महोदय विराजमान थे और उनके घेरे हुए तथा उनकी खुशामदी करता हुआ कवि समाज भी बैठा था। कविताओं का पाठ हो रहा था और कविगण ठाकुर नाम कमावन सिंह को अपना चमत्कार दिखला रहे थे। सभा भवन दर्शकों से ठसाठस भरा था, एक समा बाधा था। एक कोने में लाला तिकड़मी लाल बैठे हुए कविताओं का आनंद ले रहे थे। लाला तिकड़मी लाल करीब 30 वर्ष के गोल मटोल जवान थे। लाला तिकड़मी लाल के मित्र उनकी उपमा फुटबॉल से देते थे और उनके शत्रु, जिनमें अधिकांश वे लोग हैं जिनसे लाला तिकड़मी लाल अपने पिता द्वारा दिए गए 100 रुपये के बदले में 500 रुपये वसूल कर चुके हैं और अब जिन पर 1000 रुपये की डिग्री लदी हुई है, उन्हें भैंसासुर का अवतार मानते हैं। मालूम होता है कि जिस समय ब्रह्मा लाला तिकड़मी लाल को गढ़ने की सोच रहे थे, उनको सामने आबनूस का एक मोटा सा कुंदा मिल गया था। उनका मार्किन का कुर्ता अपने सैकड़ों मुखों द्वारा उनसे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था, मालिक अब तो हम पर दया करो और शांतिपूर्वक हमें मरने दो। अब हम में शक्ति नहीं है जो हम तुम्हारी सेवा कर सकें। 12 गंडे देकर सूद दर सूद सहित 10 रुपये का काम हमसे करवा चुके हो, अब हम समाप्त हो चुके। उस कवि सम्मेलन से तिकड़मी लाल प्रभावित हुए। जीवन का दूसरा पहलू उन्हें देखने को मिला। रुपए के साथ प्रतिष्ठा भी कुछ वस्तु होती है। लाला तिकड़मी लाल इस नतीजे पर पहुंच गए। कवि सम्मेलन समाप्त हुआ और लाला तिकड़मी लाल घर पहुंचे। अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने सारा किस्सा बतलाया। धर्मपत्नी कुछ समझी और कुछ नहीं समझी, पर लाला तिकड़मी लाल पर नाम कमाने की धुन सवार हो गई। रात भर लाला साहब ने सपने देखे। कवि सम्मेलन का दृश्य उनकी आंखों के आगे था और सभापति स्वयं लाला तिकड़मी लाल थे। कविगण उनको घेरे बैठे थे और चारों ओर उनकी प्रशंसा हो रही थी। दूसरे दिन सुबह उठकर लाला तिकड़मी लाल ने साबुन लगाकर अपना शरीर साफ किया, कपड़े बदले और शीशे में मुंह देखा। इसके बाद वे फटीश जी के घर पहुँचे। फटीश जी हिंदी के सुविख्यात कवि हैं। उन्होंने एक बार लाला तिकड़मी लाल से 10 रुपये लिए थे, जिसे लौटाने का उन्होंने कभी नाम न लिया। जहाँ लाला तिकड़मी लाल ने रुपए मांगे, वहीं फटीश जी ने उन चुने हुए शब्दों में जिनका प्रयोग साहित्यकारों ने कुजड़िनों तथा भटियारिनों के लिए ही छोड़ दिया है, लाला तिकड़मी लाल का गुणगान करना शुरू कर दिया और लाला तिकड़मी लाल नालिश की धमकी देते हुए घर लौटे। फटीश जी अपनी बैठक में बैठे हुए भंग घोट रहे थे। उन्होंने सड़क पर लाला तिकड़मी लाल को देखा और लपक कर उन्होंने बैठक का दरवाज़ा बंद कर लिया। तिकड़मी लाल ने आवाज़ दी, फटीश जी। फटीश जी ने उत्तर दिया, घर पर नहीं है। तिकड़मी लाल का मुख क्रोध से लाल हो गया। अपने क्रोध को दबाते हुए उन्होंने कहा, बोल तो रहे हो और कहते हो घर पर नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद फटीश जी ने उत्तर दिया, हैं तो, लेकिन तुमसे नहीं मिलेंगे। अरे भाई, रुपया मांगने नहीं आया हूँ, तिकड़मी लाल ने कहा। अच्छा तो फिर मिल सकते हैं, लेकिन भंग थोड़ी ही है, भंग न मांगना।
यह कहते हुए कविवर फटीश जी ने द्वार खोल दिया। कमरे भर में कागज और अखबार बिखरे पड़े थे। बीच में एक चटाई पड़ी थी जिस पर फटीश जी डटे थे। लाला तिकड़मी लाल ने अपने कपड़ों को देखा और फिर धूल जमी हुई चटाई को। फटीश जी लाला तिकड़मी लाल के मनोभावों को ताड़ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मालूम होता है हरिजन मूवमेंट वालों ने तुम्हें भी देख लिया। और उन्होंने अपनी अंगोछे से चटाई की धूल पोंछ दी। लाला तिकड़मी लाल बैठ गए। भांग छान कर फटीशी सुव्यवस्थित हुए। उन्होंने तिकड़मी लाल से पूछा, कहिए लाला जी, कैसे कष्ट उठाया? तिकड़मी लाल ने मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए कहा, यूं ही सोचा कुछ आपसे साहित्य के विषय में बातचीत करूं। साहित्य? फटीश जी ने अपनी आंखें फाड़कर कहा, साहित्य और तुमसे साहित्य का क्या संबंध? सक पकाते हुए तिकड़मी लाल ने कहा, भाई मैं सोच रहा हूँ कि साहित्य की सहायता करना हर एक आदमी का धर्म है। आप साहित्य के धुरंधर विद्वान हैं। आपसे बढ़कर मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं दिखलाई देता जिससे कुछ सलाह लूँ, इसलिए आपकी सेवा में आया हूँ। फटीश जी ने अपनी छाती फुलाई, मत्था ऊंचा किया, खांसा और खखारा और फिर बोले, खैर आपने अच्छा किया कि आप मेरे यहाँ चले आए। लोग साहित्य को समझते ही नहीं। तमीज हो तो समझे, मैंने तो लोगों की तबीयत ठीक कर दी है। ये बड़े बड़े आचार्य और विद्वान सबके सब मूर्ख हैं। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? रुपयों का तकाजा करके लाला तिकड़मी लाल फटीश जी की प्रकृति से यथेष्ट परिचित हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं हिंदी में एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। कैसा पुरस्कार? हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पर मैं 500 रुपये का पुरस्कार देना चाहता हूँ। फटीश जी ने लाला तिकड़मी लाल को गौर से कुछ देर तक देखा। उसके बाद बोले, लाला डॉक्टर से अपने दिमाग की परीक्षा करवा आए थे कि नहीं? फटीश जी के इस प्रश्न पर लाला तिकड़मी लाल को बुरा नहीं लगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं पागल नहीं हूँ फटीश जी। अब आप ये बतलाइए कि किस प्रकार काम किया जाए। फटीश जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविता पुस्तक कौन है, इसका निर्णय कौन करेगा? हिंदी में जितने निर्णायक हैं वे सब के सब परले सिरे के बेईमान, ढोंगी और बेवकूफ़ हैं, और अगर नहीं भी हैं तो समझे तो जाते ही हैं। लेकिन इससे क्या? तुम्हारे ऐसे मक्खी चूसों की टेट से अगर 500 निकल कर किसी बेचारे कवि को मिल जाए तो इसमें प्रसन्नता की ही बात होगी। उसी दिन पत्र में पुरस्कार की सूचना भेज दी गई। कवियों से उनकी पुस्तकों की 10-10 प्रतियां मांगी गई। पत्रों ने लाला तिकड़मी लाल के दान की प्रशंसा में कालम रंगे। संपादकों के पत्र लाला तिकड़मी लाल के चित्रों के लिए आए और कवियों ने उनके घर के चक्कर काटने आरंभ कर दिए। लाला घासीराम ने नमक की पुड़िया बांधने के लिए रद्दी में खरीदे हुए अखबार का एक टुकड़ा फाड़ा ही था कि उनकी दृष्टि उस टुकड़े पर छपे हुए एक वाक्य पर गई। वाक्य इस प्रकार का था, लाला तिकड़मी लाल की दानशीलता। लाला घासीराम नमक देना भूलकर उस खबर को पढ़ने लगी। ग्राहक ने जल्दी मचाई और कागज का दूसरा टुकड़ा फाड़कर उन्होंने नमक बांधा। इसके बाद वे अपने पुत्र दमड़ी लाल को दुकान पर बिठाकर तिकड़म के घर को चल दिए। तिकड़मी लाल अपनी बैठक में तकिए के सहारे बैठे थे और कवियों का समूह उनको घेरे बैठा था। एक सुकवि तिकड़म पचीसी का पाठ कर रहे थे और अन्य कवि वाह वाह कर रहे थे। लाला घासीराम ने जो यह दृश्य देखा तो सन्नाटे में आ गए। घासीराम के प्रवेश करते ही तिकड़मी लाल उठ खड़े हुए और उन्होंने बड़े आदर के साथ कहा, आइए चाचा जी। चाचा जी का उग्र रूप देखकर कवि समाज सक पकाया। तिकड़मी लाल ने आंख का इशारा किया और कवि लोग एक एक करके खिसकने लगे। जब मैदान साफ हो गया तब लाला घासीराम ने कहा, क्यों तिकड़म, अब क्या घर बार फूकने की सोची है? नहीं तो आपसे ये किसने कह दिया? किसने कह दिया? अरे अखबारों में जो कुछ निकला है वह हमने भी पढ़ा है। इसी तरह से रुपया बांटोगे तो कंगाल हो जाओगे, कंगाल। भैया ने कौड़ी कौड़ी करके जो माल मत्ता जोड़ा है वह तुम साल में 2 साल में ख़त्म करके भीख मांगोगे। बनिया का लड़का इतना गावदी निकला, राम राम। तिकड़मी लाल मुस्कुराए। घासीराम के चरण छूकर उन्होंने कहा, चाचा तुम निशा खातिर रहो, मैं एक पैसा कौड़ी किसी को नहीं देने का। मैंने तो वह काम किया है कि नाम का नाम हो जाए और रुपया भी पैदा करूं। ये कैसे? लाला घासीराम के चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य की मुद्रा आ गई। तो सुनिए, मैंने 500 रुपया देने को कहा है कि हर एक कवि को 10-10 किताबें मंगवाई हैं। 70 कवियों ने किताबें भेजी हैं। इस तरह से 700 किताबें मेरे पास इकट्ठी हो गई। इन 700 किताबों का दाम औसतन 1200 रुपये होता है। मैं किताबों के एजेंट से बातचीत कर रहा हूँ। 600 रुपये में किताबें बिक जाएंगी। इसमें से मान लीजिए कि 500 रुपया दे भी दिया तो 100 रुपया बच जाएगा। ये कहकर लाला तिकड़मी लाल ने अपने चाचा को किताबों से भरी अलमारियाँ दिखाईं और एजेंट से पत्र व्यवहार दिखाया। लाला घासीराम की आंखों में अश्रु उमड़ पड़े।
उन्होंने अपने भतीजे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम कुल उजागर पैदा हुए, तुम हमारे कुल का नाम चलाओगे, हमें मालूम हो गया। और देखो, दमड़ी को भी अपने साथ लेकर कुछ ऐसे ही कर्तव्य सिखलाओ। और अपना आशीर्वाद देकर लाला घासीराम दुकान की ओर चल दिए। अगर श्रीयुत टेव प्रसाद टेव का कहना है कि वे देव से बढ़कर हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने काफ़ी रुपया पैदा किया था और मुक्त हस्त से हिंदी में कवियों और लेखकों को रुपया बांटकर उन कंगाल कवियों तथा लेखकों पर काफ़ी एहसान करते थे। एहसान के बोझ से लदे हुए कवियों ने श्रीयुत टेव प्रसाद के नाम से कविताएं लिखी और लेखकों ने उनके नाम से लेख लिखे और एक दिन टेव प्रसाद महाकवि टेव बन गए। महाकवि टेव का दावा था कि उन्होंने साहित्य का निर्माण किया। कवियों तथा लेखकों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और हिंदी साहित्य में उन्होंने वह किया जो किसी दूसरे ने नहीं किया। टेव जी ने एक दिन अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराया और उसका नाम रखा टेव शतक। टेव शतक की चारों ओर आलोचनाएं हुई। लोगों से प्रयोजन टेव जी के एहसान से लदे हुए साहित्यकारों से है। फतवा दे दिया कि टेव जी देव जी से बढ़ गए हैं। तिकड़म पुरस्कार में टेव जी ने भी अपनी टेव शतक भेज दी। इधर हिंदी संसार में धूम मची हुई थी कि देखे तिकड़म पुरस्कार इस बार किसको मिलता है। उधर टेव शतक पर यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि हिंदी में टेव बड़े हैं या देव। कुछ लोगों ने टेव जी का विरोध किया। इन विरोधियों में वे थे जिन्हें टेव जी ने कभी कुछ न दिया था और टेव जी ने कमर कस ली कि तिकड़म पुरस्कार लेकर ही छोड़ेंगे। टेव जी ने एक दिन लाला तिकड़मी लाल को अपने यहाँ आमंत्रित किया। स्वादिष्ट भोजन हुए। बिजली के पंखे के नीचे दोनों आदमी बैठे। टेव जी ने बात आरंभ की, तिकड़मी जी, इस बार आपने निर्णायक कौन कौन से लोग रखे हैं? अपनी एक दबाए हुए तिकड़मी लाल ने कहा, टेव जी मुझे दुख है कि मैं आपको निर्णायकों के नाम न बतला सकूंगा, क्योंकि ऐसे मामलों में निर्णायकों के नाम बहुत अधिक गुप्त रखे जाने चाहिए। आप जो कुछ चाहें मुझसे बात कर लें। टेव जी ने देखा कि मौका अच्छा है। वे बोले, हाँ तिकड़मी जी, आप ही सब कुछ हैं। आपने टेव शतक पर निकली हुई समालोचनाएं तो पढ़ी होंगी। तिकड़मी लाल मुस्कुराए, हाँ साहब, समालोचनाएं तो पढ़ डाली और बड़ी अच्छी हैं, पर लोगों का कहना है कि आपके पक्ष में निकली हुई समालोचनाएं निष्पक्ष भाव से नहीं लिखी गई हैं। टेव जी आवेश में कांपने लगे, गरज कर बोले, ऐसा कहने वाले लुच्चे हैं, शोहदे हैं, नमक हराम हैं। मेरे यहाँ से इतना रुपया पाया है और मेरी ही निंदा करते हैं। उनकी बातों का आप विश्वास क्यों करते हैं? विश्वास तो नहीं करता, पर अविश्वास ही क्यों किया जाए? निर्णायकों के हाथ में पुस्तकें हैं, वे अपना निर्णय दे देंगे। आप साफ साफ कहिए कि आप क्या चाहते हैं। टेव जी ने साहस किया, मैं ये चाहता हूँ कि पुरस्कार मुझको मिले। तिकड़मी लाल ने अपने मत्थे पर हाथ लगाया। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अगर आप एक बात मान लें तो शायद मसला हल हो जाए। वह बात? उत्सुकतापूर्वक टेव जी ने पूछा। वह बात यह है कि पुरस्कार आपको मिल जाएगा, लेकिन 500 रुपये आपको न मिलकर निर्णायकों में सम्मति से देने के लिए बांट देने पड़ेंगे। स्वीकार है, तपाक के साथ टेव जी ने कहा। उस दिन एक विराट कवि सम्मेलन था और सम्मेलन के सभापति थे श्रीमान लाला तिकड़मी लाल, संयोजक श्रीयुत टेव थे और टेव जी ने बड़े परिश्रम के साथ बाहर से बड़े बड़े कवियों को आमंत्रित किया था। मंच पर लाला तिकड़मी लाल विराजमान थे और वे फूलों से लदे हुए थे। उनको घेरे बैठा हुआ था कवि समुदाय। कवि सम्मेलन आरंभ हुआ। कवि सम्मेलन के समाप्त होने के बाद सभापति महोदय उठे। उन्होंने कहा, सज्जनों, इस वर्ष का तिकड़म पुरस्कार हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि सम्राट टेव जी को दिया जाता है। चारों ओर से करतल ध्वनि होने लगी और लोगों ने लाला तिकड़मी लाल की जय के नारे लगाए। एकाएक कवि सम्मेलन में सन्नाटा छा गया। मंच पर एक हाथ से लाला तिकड़मी लाल का हाथ पकड़े हुए और दूसरे हाथ में चप्पल लिए हुए कविवर फटीश जी आसीन थे और ऊंचे स्वर में कह रहे थे, भाइयों, इस तिकड़मी लाल ने कवियों से किताबें मंगाकर 600 रुपये में बेच ली हैं और टेव जी को इसने एक पैसा नहीं दिया है। ये बड़ा धूर्त और जालिया है। जिस एजेंट के हाथ इसने किताबें बेची हैं वह मैं इसके पत्रों के यहाँ मौजूद है। फिर क्या था, अगर पुलिस 5 मिनट और देर कर दी होती तो लाला तिकड़मी लाल घासीराम से रात का किस्सा 1 महीने तक न कह पाते। तो दोस्तों, ये थी कहानी, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मनोरंजनपूर्ण कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।